हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू कैच अ 12 बैगर यानी शेयर कैसे खरीदें जो कि 12 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। लर्न टू अर्न बुक में नाइकी और जॉनसन एंड जॉनसन की स्टोरी से इसे समझाया गया है। पिछले 2 वीडियो में हमने नाइकी और जॉनसन एंड जॉनसन की स्टोरी को कवर किया था। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की स्टोरी पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी कोई नया स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत इंस्पायर करेगा। कहानी इस तरह शुरू होती है। कोई इंसान सोचना शुरू करता है और एक नए प्रोडक्ट का आविष्कार करता है। इसके लिए कोई वीआईपी, पीएचडी और कॉलेज ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। ये कोई हाई स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट भी कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के दोनों फाउंडर कॉलेज ड्रॉप आउट थे। ये बहुत ही दिलचस्प है कि लोगों के किचन टेबल पर या उनके गैरेज से कई अरब डॉलर की कंपनियां लॉन्च हुई। ब्रिटिश कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और परफ्यूम कंपनी द बॉडी शॉप को अनीता रॉडिक ने गैरेज में ही शुरू किया था। वो एक ब्रिटिश हाउसवाइफ थी जो कुछ करने की तलाश में थी जब उनके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप्स पर जाते थे। इसलिए उन्होंने लोशंस और पोशंस बनाए और उन्हें दुनिया भर में 900 बॉडी शॉप्स के साथ स्किन केयर एम्पायर में बदल दिया। पहला ह्यूलेट पैकार्ड कंप्यूटर डेविड पैकार्ड के गैरेज से निकला था और पहला एप्पल कंप्यूटर स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के गैरेज में बनाया गया था। ऐसा लगता है कि दुनिया में और ज्यादा इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए शायद हमें और गैराज बनाने की जरूरत है। आइए एप्पल कंपनी की शुरुआत पर ज्यादा बारीकी से नजर डालते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी की स्थापना 1976 में अमेरिका के एक देश के रूप में बनने के 200 साल बाद हुई थी। आज ये हर साल दुनिया भर में $5 बिलियन की वैल्यू से ज्यादा के कंप्यूटर और मोबाइल बेचती है और 11,300 से ज्यादा वर्कर्स की सैलरी पे करती है। एप्पल को लेकर लोगों को पागलपन यहाँ तक है कि कुछ युवा तो एप्पल फोन के लिए अपनी किडनी तक भी बेच देते हैं। लेकिन 1976 से पहले कैलिफोर्निया के 2 लड़कों की आंखों में एक चमक के अलावा एप्पल कहीं मौजूद नहीं थी। एक थे स्टीव जॉब्स और दूसरे थे उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक। उस टाइम स्टीव जॉब्स की एज 21 थी, वहीं वॉजनियाक 26 के थे। ये दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। बेन एंड जेरीज आइसक्रीम के फाउंडर बेन कोहेन की तरह इन्होंने भी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। शुरुआत से ही एक कंपनी शुरू की और 35 साल की एज से पहले ही मल्टी मिलियनेयर्स बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी स्कूल या कॉलेज छोड़ देना चाहिए और कुछ वंडरफुल होने का इंतजार करना चाहिए। ये तीनों लोग पढ़ना, लिखना और गिनना जानते थे और दोनों ही स्टीव, वॉजनियाक और जॉब्स पहले से ही कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे। उन्होंने इसलिए कॉलेज नहीं छोड़ा ताकि वो देर तक सो सके और बाकी पूरे दिन मजे कर सके। स्टीव वॉजनियाक ओरिजिनल हैकर्स में से एक थे। वो सिक्योरिटी कोड्स ब्रेक करके डेटाबेसेस को बर्बाद करके गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉर्पोरेट ऑफिसेस को परेशान करने में माहिर थे। लेकिन उनकी सोच कंस्ट्रक्टिव भी थी। उन्होंने एक सिंपल कंप्यूटर को डिजाइन करने के बारे में सोचा जिसका इस्तेमाल घर पर उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने कंप्यूटर को अभी तक दूर से ही देखा था, जो दुनिया के 99.9% लोग थे। इसलिए वॉजनियाक और जॉब्स ने जॉब्स के फैमिली गैराज को अपना ऑफिस बनाया, कुछ जेनरिक कंप्यूटर पार्ट्स लिए और उन्हें एक प्लास्टिक बॉक्स में एक साथ रखा और इसे एप्पल 1 कहा गया। वो दोनों इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक यूजफुल चीज बनाई है। उन्होंने अपना सब कुछ बेचने का फैसला किया, जिसमें एक पुरानी वैन और 2 कैलकुलेटर शामिल थे और जो पैसा मिला उसे बिजनेस में लगा दिया। उन्होंने अपने खुद के पैसे से $1,300 जुटाए, जिससे 1976 की कीमतों पर 50 एप्पल कंप्यूटर के प्रोडक्शन में मदद मिली। फिर उन्होंने उन 50 को बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल एक इम्प्रूव्ड मॉडल डेवलप करने के लिए किया। उसकी कई 100 कॉपीज बेची। इस फर्स्ट स्टेज में सारे बिल्स का पेमेंट उनकी जेब से हो रहा था। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो परिवार के गहने गिरवी रख देते हैं, दूसरी कार बेचते हैं, बैंक से होम इक्विटी लोन लेते हैं। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो सब करते हैं जो कुछ भी जरूरी हो। अपने घर, बेशकीमती संपत्ति और लाइफ सेविंग्स को खोने का रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कई इन्वेंटर एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लेने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पेशेंस और करेज है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक नया बिजनेस शुरू करने में वो रेगुलर सैलरी की सिक्योरिटी की जगह एक्साइटमेंट को चूज करते हैं। यहाँ केवल इतना ही काफी नहीं है कि वो अपना सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगा दें, उन्हें भी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है और अपना सारा टाइम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अगर वो लकी हैं और वो किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करते हैं या बहुत जल्दी उनके पैसे खत्म नहीं होते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट का सैंपल मॉडल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है जिससे वो अपना बिजनेस प्लान डिटेल में लिखवा सके। फिर उन्हें जरूरत पड़ती है ज्यादा पैसों की जिससे वो अपना काम बढ़ा सके। फिर उन्हें चाहिए एक एंजल फाइनेंसर जो एक अमीर चाचा, दूर का चचेरा भाई या बड़ी रकम वाला दोस्त हो सकता है जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हो। ये पैसा वो डोनेट नहीं करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कन्विंस हैं कि अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए वो स्टार्टअप का एक हिस्सा मांगते हैं, अक्सर एक बड़ा हिस्सा। पहले से ही आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ग्रेट आइडिया है वो सेल्फिश होकर और अपने लिए 100% ओनरशिप रखकर सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्केल मॉडल स्टेज या प्लानिंग स्टेज से आगे बढ़ता है, बड़े बैंक रोल वाले नए इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा जुटाना होता है। इन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट आमतौर पर तस्वीर में तब एंटर करते हैं जब प्रोडक्ट प्रोडक्शन में होता है और इसे बेचने के लिए एक सेल्स फोर्स को काम पर रखा जाता है। वो नई कंपनी को एस्टैब्लिश होने तक वेट करके अपने रिस्क को कम करते हैं और आइडिया पहले ही कुछ हद तक खुद को साबित कर चुका होता है। इन लोगों की कंपनी की डिटेल पर गहरी नजर होती है और वो खामियों की तलाश में कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री के हर पहलू की समीक्षा करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट जानता है कि वो कैसे सफल होंगे और क्या उनके पास ऑपरेशन को स्मॉल टाइम से बिग टाइम में बदलने की कैपेसिटी है। फाइनेंशियल एड के बदले में वेंचर कैपिटलिस्ट भी कंपनी के डिसीजन में अपनी भागीदारी मांगते हैं। अब हमारी यंग कंपनी के ओनर्स के 3 ग्रुप्स हैं। ओरिजिनल इन्वेंटर जिसने सबसे पहले पैसा लगाया, दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने शुरुआत में मदद की जैसे कि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, और तीसरे नंबर पर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। इस टाइम तक ओरिजिनल इन्वेंटर 50% से कम बिजनेस का मालिक हो सकता है क्योंकि बर्तन जितना बड़ा होता है उतने ही ज्यादा लोग उसमें अपनी उंगलियां रखते हैं। आइए एप्पल में 2 स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स की प्रोग्रेस पर फिर से बात करते हैं। जब उन्हें लगा कि उनके हाथ में एक पॉपुलर प्रोडक्ट है तो वो एक रिटायर्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को ले आए जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी थे। उनका नाम माइक मार्क्यूला था। मार्क्यूला ने कंप्यूटर इंडस्ट्री में 2 दिग्गजों इंटेल और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के लिए काम किया था। मार्क्यूला इन दोनों को बच्चा समझकर खारिज कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने एप्पल को देखा तो उन्हें कई अच्छी बातें पता चली। न केवल वो उनका बिजनेस प्लान लिखने के लिए अग्री हुए, उन्होंने कंपनी का 1/3 हिस्सा $250,000 में खरीदा जिससे वो एप्पल के ओरिजिनल एंजल बन गए। जो लोग चीजों का इन्वेंशन करने में अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस और पर्सनल मैनेजमेंट में भी अच्छे हो। इनमें से कोई भी एक स्टार्टअप को बना या बिगाड़ सकता है। ये महसूस करते हुए कि एप्पल को पैसों के अलावा भी मदद की जरूरत है, मार्क्यूला ने माइक स्कॉट जो एक एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे उन्हें एप्पल का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी ने रेगिस मैकेना को भी काम पर रखा है जो इस क्षेत्र की बेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म्स में से एक अनुभवी कॉपीराइटर थे जिन्होंने एप्पल का लोगो डिजाइन किया था। इन नए एसोसिएट्स के साथ मार्केटिंग और प्रमोशन का ध्यान रखने के साथ वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने पर कंसंट्रेट करने के लिए फ्री थे। एप्पल कलर ग्राफिक्स के साथ पहला पर्सनल कंप्यूटर था और स्क्रीन के लिए पहली बार टीवी मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। वॉजनियाक ने कैसेट टेप्स को बदलने के लिए एक डिस्क ड्राइव इंस्टॉल किया जो उन दिनों डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जून 1977 तक उन्होंने $1 मिलियन वैल्यू के एप्पल बेचे और 1978 के अंत तक जब उन्होंने एप्पल 2 पेश किया, एप्पल यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में से एक थी। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती रही, दोनों स्टीव जॉब्स ने खुद को एप्पल लैब में बिजी रखा ताकि और ज्यादा एप्पल्स डिजाइन कर सके। इस बीच 1979 में उन्होंने ज्यादा पैसा जुटाया। वॉजनियाक ने अपना कुछ स्टॉक फाइनेंशियल फेयर सेरोफिम को बेच दिया और LF रोथशील्ड ने कंपनी में $7.2 मिलियन का इन्वेस्ट किया। दिसंबर 1980 में पब्लिक होने तक कंपनी ने अपना चौथा नया मॉडल तैयार कर लिया था। ये टिपिकल है। एप्पल ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो खुद को साबित नहीं कर देता और एप्पल पब्लिक होने से पहले अलमारियों से उड़ रहे थे। तो दोस्तों, एप्पल की शेयर मार्केट में लिस्ट होने की स्टोरी के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है। आप किस IT कंपनी के शेयर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। हम सब मिलकर अच्छे शेयरों पर डिस्कस करेंगे। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें
और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।